हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आपका जो साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट 3 है और ये आपके आज कंप्लीट भी हो जाएंगे, यानी कि अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अब उत्पादक किन्हें कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं पेड़ पौधों को। किन्हें कहते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, सब्जी होती है, इनको क्या कहते हैं? तो इनको उत्पादक कहते हैं। ये भोजन अपना सूर्य के प्रकाश में स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। उसके बाद उपभोक्ता की बात की जाए तो जो ये पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इसमें उपभोक्ता में भी श्रेणी होती है, जैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। जो इन जानवरों को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो छोटे जानवरों से बड़े जानवर खाते हैं यानी वो भी क्या होते हैं? मांसाहारी, तो वो भी उपभोक्ता कहलाते हैं, लेकिन तृतीय। और उसके बाद अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता किसको कहते हैं? जैसे किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वो उनका जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, बचे हुए टुकड़े होते हैं, इस तरह से कभी किसी की दुर्घटना बस मृत्यु हो जाती है तो वो जैसे ट्रेन की पटरी के पास या ऐसे कहीं पे भी कुछ भी पड़ा है, या मान लीजिए जो शाकाहारी जंतु ने खाया और वो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ दिया, तो उनको कौन खाता है? तो उनको अपघटन करता है। इनको क्या कहते हैं? सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी पर देखिए जैसे कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे और उससे बीमारियां भी हो जाएंगी। इसलिए क्या होता है कि जो जैविक घटक होते हैं उसमें सभी का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई एक हट गया तब भी आपका जो जैविक घटक है वो आपका संतुलित है, तब वो संतुलित नहीं है, क्योंकि आपका जो है उत्पादक भी जरूरी है, उपभोक्ता भी जरूरी है, अपघटक भी जरूरी है। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। अब देख लेते हैं उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। देखिए वही चीज जो भी हमने बताया आपको। और ये अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। उत्पादक वो होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पौधे, नीला, हरा शैवाल आदि हो जाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता से क्या आशय है? तो द्वितीय उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेंढक आदि। अब इसमें देखिए एक चीज फिर से समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है? उत्पादक होते हैं। उत्पादक किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे किससे प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से। अब ये पौधे हो गए, मान लीजिए कुछ भी सब्जी, मूली, गाजर, जो भी, और पत्तियां, पेड़, ये सब हो जाते हैं। अब इनको कौन खाता है? इनको शाकाहारी जंतु खाते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, ये सब खाते हैं। लेकिन ये कौन से होते हैं? ये प्राथमिक होते हैं। जैसे ये खरगोश हो गया, ये बकरी हो गई, ये क्या है? प्राथमिक है। उसके बाद द्वितीय में कौन आते हैं? तो जो इनको खाते हैं, तो इनको कौन खाते हैं? जैसे भेड़िया हो जाता है, बिल्ली हो जाती है, मेंढक हो जाते हैं, ये खाते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं। उदाहरण बताइए। तो वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर हो गया, सर्प हो गया, ये सब हो जाते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर स्कंदन में प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर का धक्का जमाने यानी स्कंदन में सहायक हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? कार्य बताइए। तो हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। धमनी तथा शिरा में अंतर बताएं। धमनी तथा शिरा में अंतर।
धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। थर्ड आपका हो जाता है धमनी में रक्त दबाव के साथ बढ़ता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुपों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टेनर पठानिया इनको कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो आपका हो जाता है विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी के प्रभाव से थक्का बनाने की क्रिया के साथ ही और भी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है? तो फाइब्रिनोजन है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। चोट लगने के कुछ समय बाद चोट से रुधिर का बहना रुक जाता है। क्वेश्चन है आपका, सबसे भारी धातु का नाम बताएं। तो सबसे भारी धातु हो जाती है ओस्मियम यानी OS। इसका संकेत क्या है? तो इसका संकेत OS हो जाता है। और परमाणु भार क्या है? तो परमाणु भार 190। क्या हो जाता है परमाणु भार? तो 190 हो जाता है। और देखिए परमाणु भार 190 और एक रासायनिक तत्व है अस्मियम प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है और इन सबसे अधिक दुष्प्राय है। सबसे कठोर धातु का नाम प्लेटिनम PT। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है, जैसे वोल्फ्राम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्लेटिनम लिखा हुआ है और देखिए टंगस्टन जो हो जाता है वो सबसे कठोर धातु है। इसे क्या कहते हैं? इसे वोल्फ्राम भी कहा जाता है। सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि हो जाते हैं। सबसे अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक सिल्वर यानी चांदी हो जाता है और दूसरे स्थान पे तो तांबा हो जाता है। सिल्वर बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है क्योंकि इसमें चलयमान धातुओं फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। किसमें? तो चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है। चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के सिरे के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अब देख लेते हैं चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण बताइए। चुंबक के सिरे के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आपका 4 नंबर का हो जाता है चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन है ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? तो वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम हो जाता है। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन है। क्वेश्चन है RBC, WBC तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल बताएं। तो इसमें आपका हो जाता है WBC। जो RBC है आपका तो वो उसका जीवन काल
20 से 120 दिन होता है और WBC का जो जीवन काल हो जाता है वो आपका हो जाता है, WBC का जो जीवन काल हो जाता है तो यहाँ पे 2 से 4 दिन दिए हैं, लेकिन होता है आपका, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, इसमें होता है 13 से 20 दिन, ठीक है ना, 13 से 20 दिन होता है। और रुधिर प्लेटलेट्स का दिन तो 3 से 5 दिन होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, WBC मुख्य रूप से शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन जो होता है, जो रुधिर होता है, तो वो कौन सा, तो WBC मुख्य रूप से शरीर को किससे करता है, तो बीमारियों से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। उस जीव का नाम बताएं जिसमें RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के RBC में केंद्रक पाया जाता है। किसमें, ऊंट और लामा। समझ लेते हैं, ऊंट के मामले में RBC केंद्रिक होता है। RBC आकार में कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है और 300% तक फैल सकते हैं। इसलिए ऊंट खुद को हाइड्रेट कर सकते हैं और सूखे की लंबी अवधि तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत कम पीते हैं। इनको रोज नहीं, क्यों, इनके एक थैली होती है जिसमें पानी भर जाता है, वो हफ्तों तक पानी उनका चलता है, यानी कि सूखे की अवधि तक वो जीवित रह सकते हैं। RBC लाल रुधिराओं के कार्य बताएं। तो समझ लेते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना। सेकेंड हो जाता है शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना। थर्ड हो जाता है रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। ये हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि यही तो हमारी एनर्जी होती है ना। हम अपना 100% आप लोगों को देते हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है आप 100% दिया कीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उपभोक्ता और प्रवृत्ति, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वो क्या खाते हैं, तो वो लोग घास फूस खाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो शाकाहारी, यानी जो साग सब्जी खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, तो इनको जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो मांसाहारी कहलाते हैं, यानी कि जो जानवरों को खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो मांसाहारी हो जाते हैं। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता जो इन दोनों को खाते हैं, यानी साग सब्जी भी खा लेते हैं, मांस मच्छी भी खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं। और सर्वाहारी कौन होता है, तो जैसे मनुष्य हो जाता है। इस तरह से ये आपका हो जाता है। अपघटनकर्ता या अपघटक से आप क्या समझते हैं, तो अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने यानी अपघटन करते हैं। जटिल पदार्थ अपघटनकर्ता, सरल पदार्थ जैसे जीवाणु, कवक आदि, ये सब क्या करते हैं, ये जो जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं तो उनको खा के ये सफाया कर देते हैं, यानी ये अपघटनकर्ता होते हैं। अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव हैं, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो सफाई कैसे हो, यानी प्रकृति की सफाई कैसे हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा आदि हो जाते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में यहाँ पे
पूछा गया है। तो उत्पादक क्या होते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं। जिस तरह से खरगोश हो जाते हैं, जो टिड्डी हो जाती है, हिरन हो जाता है, गाय हो जाती है ना, भैंस हो जाती है, ये सब हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण, तो तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं, देखिए प्रथम उपभोक्ता को जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता होता है, और जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है वो तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। तो ये सांप हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण, तो मनुष्य और बाज क्या है, तो सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाते हैं। रुधिर का पीएच मान क्या है, तो रुधिर का पीएच मान 7.4 क्षारीय विलीय होता है। एक वयस्क व्यक्ति के औसत कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, जो कि लगभग 4500 से 5700 ml होता है। उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताएं, तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये सब हो जाते हैं। धातुओं में सबसे अघातवर्ध्य होता है, तो सोना, Au, चांदी, Ag होता है। तो इसमें देखिए सोना सभी धातुओं में सबसे अधिक नम्र है। क्या, कौन सा, तो सोना जो है वो सबसे ज़्यादा नम्र है। आपने देखा क्या, आप सभी लोग यूज़ करते होंगे कि कितनी बारीक बारीक डिज़ाइन इससे बन जाती हैं। ये इसी वजह से, क्योंकि ये इसमें अघात वर्ण होता है, बहुत पतले पतले तार बन जाते हैं। आप डिज़ाइन देखो तो समझ में भी नहीं आती किस तरह से बनी हुई है ना। तो ये इसी वजह से ये इतनी पतली, इतनी बारीक डिज़ाइनें बनी होती हैं। कौन कौन धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक हैं, तो चांदी Ag एवं तांबा Cu हो जाता है। मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगी होती है उसका नाम बताएं, तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाता है। धातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताएं, तो लिथियम हो जाता है, यानी Li। सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताएं, तो फ्लोरीन हो जाता है, इसे F से डिनोट करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा बताएं, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो 21 फरवरी 2016 से। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है, तो विलियम हार्वे हो जाते हैं, और इन्होंने कब किया, तो 1628 ईस्वी में खोज की। कब खोज की, तो 1628 ईस्वी में। रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है, तो लाल रुधिर यानी RBC हो जाता है, हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है इसका। मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु हो जाता है। प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा, रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है या आजीवित सरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, तो रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स हो जाते हैं, यानी कि RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर का कार्य बताएं, रक्त का थक्का बनाना, O2, CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर की बीमारियों से रक्षा करना, ये हो जाते हैं। रुधिर बैंक किसे कहते हैं, रुधिर बैंक वो बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप भी लगाती है। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है, तो मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।
रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू।